ठीक है। संहिता क्या है? इन ग्रहों की गति से क्या क्या परिवर्तित हो रहा है, क्या प्रभाव इस धरती पर पड़ रहा है। सर्दी का मौसम आया, क्यों आया? वही सूर्य है, वही पृथ्वी है, वही हम लोग हैं, पर सर्दी कैसे बढ़ गई? उत्तरायण हुआ, तो दक्षिणायन हुआ, फर्क पड़ा। पड़ा ना? ये तो ठीक इसी तरह से संहिता वो है जहां इन ग्रहों की गति का प्रभाव इस धरती पर क्या पड़ता है, वहां सिद्धांत की नहीं, संहिता शास्त्र को देखा जाता है। जैसे हम जब सनातन ज्योतिष की बात कर रहे हैं, सिद्धांत तो वही रहेंगे, जी। वही 12 राशि रहेगी, वही 9 ग्रह रहेंगे, वही डिग्री रहेगी, सब कुछ तो वही रहेगा, लेकिन संहिता बदल जाएगा। संहिता बदल जाएगा। संहिता वो नहीं रहेगा। और मैंने आप लोगों से एक बात और कहा था एक वीडियो के अंदर, कि आने वाले समय के अंदर ये जो वर्तमान ज्योतिष है ये भी बदलने वाली है। ये ज्योतिष 30 मार्च 2025 के बाद काम नहीं करेगी, जो वर्तमान की ज्योतिष है कि हाँ जी तुम्हारे इतने बच्चे और इतनी शादी और ये और वो। ये ध्यान रखिए, क्यों नहीं होगी इस बात को समझिए। ज्योतिष विधा किसने बनाई? गणपति जी ने। गणपति जी ने। भगवान गणपति। गणपति जी इसलिए विधा बनाएंगे कि तेरे बच्चे कब होंगे, कब होंगे। सोचिए जरा, वो तो ऊर्जाओं के प्रभाव को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इस बात की गणना कर रहे हैं वो। तो आपके कर्मों का लेखा जोखा, उसी की तो गणना है ये। तो तो गुरु यहाँ इस जी बात जो को हम क्यों सीख रहे हैं सम्मिलित वो किया तो गया आएगा ना कि इतनी वर्तमान में। संतान होगी, ये विवाह होगा, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। और अगर किसी भी सिद्धांत के अंदर, संहिता के अंदर, सिद्धांत से जो संहिता बनी है उसके अंदर अगर कोई फॉर्मूला है, तो आज तक सार्वजनिक किया क्यों नहीं भाई? क्या भृगु संहिता में, क्या पराशर में, क्या जैमिनी में, क्या मैथिनी में, किसी में भी ये है कि ये ग्रहों की स्थिति बनने पर इसके इतने पुत्र इतनी पुत्री होगी? ये नियम है, ये फॉर्मूला लगता है? या विवाह के अंदर फॉर्मूला लगेगा? और ये फॉर्मूला है तो लगाओ 100 कुंडली पर, क्या एप्लीकेबल होगा? समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब समझना बात को, हमने ज्योतिष को स्वार्थ के कारण से, अपने फायदे से जोड़ने के लिए हमने उन प्रिडिक्शंस को ज्योतिष में शामिल कर लिया जिन्हें शामिल होना ही नहीं चाहिए था। अब कोई आदमी क्यों जाएगा एस्ट्रोलॉजर के पास? भाई मेरे कर्मों की गठरी भारी है, जरा इसको हल्का कर दो। इसके लिए जाएगा? उसके लिए तो इतने बड़े मठ मठाधीश बैठे हैं ना, वो बैठे हैं ना कर्मों की गठरी हल्की करने के लिए। मोह माया छोड़ो, आओ हमारे पास। सारा पैसा मैं दे दूं। तो यहाँ क्या हुआ फिर ज्योतिष के अंदर? हाँ, विवाह कब भी होगा, हाँ हम बता देंगे ना। शादी हम बता देंगे, बच्चे भी हम बता देंगे, मकान कब बनेगा ये भी बता देंगे, नौकरी कब लगेगी ये भी हम बता देंगे, सब कुछ हम बता देंगे, तुम हमारे पास आओ। लेकिन कोई ये पूछने नहीं जाता कि भाई मेरे को जिंदगी के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, और इसका स्थायी समाधान क्या है। और अगर कोई पूछने जाता है तो उसको जवाब क्या मिलता है? आपका राहु खराब है, आपका शनि खराब है, आपका तो मंगल नीच का है, आपका तो बृहस्पति उच्च का है। जैसे कोई 800 करोड़ का बृहस्पति और 800 करोड़ मंगल है। हर व्यक्ति पैदा होता है अपने साथ अपना मंगल लेके पैदा होता है। ग्रह हमारे जीवन का अंकुश है। हमारा, हम अपनी सीमाओं को क्रॉस नहीं कर सकते, ये ग्रह उस पर अंकुश है बहुत बड़े। आपका मंगल अच्छा है, बहुत सामर्थ्यवान शारीरिक दक्षता वाले व्यक्ति हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप मंगल का दुरुपयोग करने लगेंगे, आपका वो सामर्थ्य धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और जब मंगल को आपने इतना खराब कर लिया कि लिमिट से ज्यादा खराब हो गया, तो फिर अपाहिज, दुर्बल, ऐसे लोग पैदा होना शुरू होते हैं।
ये उसका प्रभाव है, ये अच्छा का भी और बुरे का भी। तो हम जैसे जैसे ऊर्जाओं के लेवल पर इन ग्रहों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वैसे वैसे हमें इनकी जो ऊर्जाएं हैं वो प्रभावित होकर मिलना शुरू होती है। और होरा शास्त्र होता है जो हमारे जीवन पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति का जब भविष्य कथन किया जाता है तब वहां पर होरा शास्त्र लागू होता है। ये व्यक्ति कौन है, ये अपने जीवन में धन धान्य की क्या स्थिति लेकर आया है, विद्या की स्थिति इसकी क्या है, वैवाहिक जीवन की स्थिति इसकी क्या है ना, बच्चों की स्थिति इसकी क्या है, माता पिता की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। स्थिति को जानने के लिए होरा शास्त्र बनी है। यानी अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मेरी कुंडली में देखो मेरी शादी कब होगी, इसकी जगह वो ये पूछे कि मेरे जीवन में मेरे वैवाहिक जीवन का सुख कैसा है, उसमें कोई बाधा तो नहीं है। अगर उसके जीवन में वैवाहिक सुख को लेकर के परेशानी है तो उसे वो समाधान करना है। यहां फिर चाहे वो जिससे मर्जी शादी कर ले, अगर वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है तो सबसे सुंदर लड़की से शादी कर ले, सबसे बढ़िया सुखी गुणवान से शादी कर ले, उसका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होना ही होना है। वरना सोचिए कि करोड़पतियों के तलाक क्यों होते और झोपड़ी में रहने वाले उस अवस्था में भी खुश क्यों होते। सोचिए, जरा विचार कीजिए। तो हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार वैवाहिक जीवन का सुख लेकर आया है। समझ रहे बात को? तो हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख कैसा है, अगर कोई परेशानी है तो किससे संबंधित है, उसका हम क्या समाधान करें। अगर हमारे जीवन में संतान को लेकर कोई परेशानी है तो वो क्या है, किस तरह से है, उसका समाधान हम क्या करें। हमारे जीवन में धन से संबंधित समस्या है तो उसका समाधान क्या है। हमारे जीवन में हमारे कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, हमारे खुद के आकलन से संबंधित समस्या है, वो क्या है। क्योंकि 12 भाव अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं ना। जी। पहले भाव से आप स्वयं का आकलन करोगे, स्वयं का आकलन। से आप कुटुंब का धन का आकलन करोगे, तीसरे भाव से अपने छोटे भाई आपका पराक्रम है उसका आकलन करोगे, चतुर्थ भाव से माता वाहन भूमि गाड़ी का आकलन करोगे, पंचम भाव से किसका आकलन करोगे, संतान, शिक्षा, संतान का प्रेम शिक्षा। संबंध, है ना, अकस्मात धन लाभ। छठे भाव से आप किसका आकलन करोगे, रोग, ऋण, शत्रु, रोग ऋण शत्रु, रोग लिटिगेशन। रिपु ऋण शत्रु, लिटिगेशन, सातवें से किसका आकलन करोगे, दाम्पत्य पार्टनरशिप, जीवन और वैवाहिक पार्टनरशिप, जीवन, पार्टनरशिप, डेली सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है। या आठवें से किसका आकलन करोगे, ससुराल का, आयु का, मृत्यु का, आकस्मिक आयु दुर्घटना का, तुल्य कष्ट है, हाई सीक्रेट रिसर्च है, एनालिसिस है, इन सब का अष्टम से। नवम से भाग्य भाव, भाग्य, भाग्य, पिता भाग्य भाव, पिता, पिता। यात्रा, सर कौन सी यात्रा? विदेश, विदेश यात्रा। विदेश यात्रा अष्टम से भी देखी जाती है, नवम से भी देखी जाती है, द्वादश भाव से भी देखी जाती है। फिर दशम भाव से आपका कामकाज, व्यापार, 11वें से आपका भाई आप क्या करना चाहते हो, किस तरह की इच्छा आपकी पूर्ति, इच्छा पूर्ति। पूर्ति, 12वां भाव व्यय का, रोग का, रोग से मतलब हॉस्पिटल के खर्चों का, जेल यात्रा का, इन सब का 12वां भाव। कंप्लीट सजा है वो 12वां भाव, मान लो जैसे कहते हैं ना फाइनल है, गलत किया तो सजा है और सही किया तो मोक्ष है। ठीक है, वो 12वां भाव है। तो इस तरीके से 12 भाव, उन 12 भाव से संबंधित चीजें ये हमारे जीवन पर एप्लीकेबल होती है। तो यहां तक का एक डायग्राम आपके दिमाग में फीड हो गया होगा, कुंडली क्या है, कैसे है, कौन सी चीज कैसे है, किस तरह से है, क्या नहीं है। ठीक है ना। कुंडली को देखते ही हमने पहचानना शुरू कर दिया कि हाँ ये लग्न है, ये राशि है ना, ये इसके ग्रह हैं। ठीक है ना, एक बेसिक प्रिंसिपल हमें समझ में आ गया। जी सर। किसी की भी कुंडली आपके हाथ में है तो क्या ये सोचने में टाइम लगेगा कौन से लग्न की कुंडली है, नहीं सर। कौन सा घर,
नहीं सर। है बताओ। देगा। अरे इसके पहले घर में अगर कोई ग्रह नकारात्मक है तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? पंचम भाव, अगर धन संबंधी समस्या है तो हम किस भाव से देखें? पंचम से देखें। दूसरा पंचम एंड भाग्य भाव, राइट? हाँ, पंचम से देखा जाएगा अकस्मात धन लाभ अगर देखना है तो। और अगर जी। संपत्ति देखनी है तो चतुर्थ से देखेंगे। लिक्विड कैश देखना है तो सेकंड से देखेंगे। हम्म। जीवन में जो आप कमा के लेकर आ रहे हो वो सेकंड हाउस हो गया। उस हम्म। कमाई से जो आपने कुछ अपने लिए खरीद लिया, सोना चांदी गाड़ी घोड़ा मकान, ये फोर्थ हाउस हो गया। हम्म। और आपने मेहनत तो नहीं की लेकिन अचानक से कहीं से कुछ मिल रहा है, ये पंचम भाव हो गया। ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा, ज्योतिष वो है जो आंख देती है कितना दूर देखना चाहते हो। तो उसने केवल अखबार ही पढ़ना है, उससे आगे की चीज नहीं पढ़नी है। ऊपर वाले ने हर व्यवस्था को किया हुआ है। आपकी यही आंखें हर चीज देखने में सक्षम है। और निस्संदेह अखबार की जो फॉन्ट है, जो साइज है, बोर्ड पर लिखोगे आप नहीं पढ़ पाओगे, ये बात सही है। लेकिन जरा इस बात पे भी तो भरोसा करो कि जिसने वहां बोर्ड टांगा होगा उसको भी तो पता होगा किसको पढ़ाना है। वो वहां फॉन्ट लिखेगा क्या वो वाले? बताओ। राइट सर। ओ गुड, यू सॉरी, होल्ड ऑन। यस सर। तो परमात्मा कैसे ऐसी गलती कर सकता है? सिंपल सा, हम होर्डिंग टांगने वाले लोग भी अगर इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे, हम भी देखते हैं कि यार होर्डिंग बनाया तो इतना बड़ा बनाए कि जिससे सामने वाले को दूर से समझ में आए। ये गलती हम नहीं करेंगे, ऊपर वाला करेगा कि जो हमको दिखाना चाहता है उसका साइज छोटा बड़ा कर देगा। आपको दूर तक वही दिखाई देगा जो आप दूर तक देखना चाहते हो। आपको दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, बस स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर चलना पड़ेगा। किताब पढ़ रहे हो, इतनी दूरी, सामने दीवार पर देखना है, थोड़ी और दूरी बढ़ गई। आपको दूर की बिल्डिंग देखनी है, थोड़ी दूरी और बढ़ गई। उससे आगे का पहाड़ देखना है, दूरी और बढ़ गई, वो दिखाई देगा। अब उससे भी दूर की चीज देखनी है, वो बिल्डिंग नहीं दिखाई देगी लेकिन आसमान में तारा नजर आएगा, चंद्रमा नजर आएगा, सूर्य नजर आएगा। इसीलिए ज्योतिष वो चीज है जो आपको वैज्ञानिक बनाती है, अंधविश्वासी नहीं बनाती है। ध्यान रखना इस बात को। और बदकिस्मती ये है, हमने ज्योतिष को अंधविश्वास में ले लिया। यानी जो चीज जिसके लिए, जिसको मिटाने के लिए बनाई गई थी, हम आज उसी का समर्थन करते हैं। ज्योतिष अंधविश्वास को मिटाने के लिए बनाई गई थी और आज हम ज्योतिष के माध्यम से अंधविश्वास को फैला रहे हैं। सोचिए, भृगु ऋषि ने, पराशर मुनि ने, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि एक किताब में फॉर्मूला लिख देते कि भाई ये इस लगन की कुंडली में ये कंडीशन ऐसी हो या बृहस्पति यहां से ट्रांजिट करे तो इस बंदे की शादी हो जाएगी। लिख सकते थे ना? जी। ये लिख सकते थे, जी। क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? लेकिन वो तो फंडामेंटल के ऊपर है ना, कि सबकी सभी की कुंडली में तो एक शरीर के, अरे भाई, मतलब कई 100 कुंडली में। 100 में से 98 आदमी को तो शादी होती है। यानी वो जी। योग तो हर व्यक्ति की कुंडली में है ही ना। हम्म। हम्म। है ना? हम्म। हम्म। है? मानते हो? जी। तो सिद्धांत क्यों नहीं बन सकता क्या भाई ये ऐसा ऐसा होना चाहिए? क्योंकि वो उस ज्योतिष का विषय नहीं है। हम्म। वो ज्योतिष का विषय नहीं है। जी। अगर होता तो भगवान राम को वनवास के समय पर पंडितों को पता नहीं होता क्या कि भाई जी। साहब कि राजा जी काय की तैयारी कर रहे हो आप, कल तो वनवास में जाने वाले हैं। वशिष्ठ मुनि और इन लोगों से ज्यादा ज्ञानी हो गए हम आज के। नहीं, कभी नहीं। उनको पता था कि राम के जीवन के अंदर चुनौतियां हैं। समझना ध्यान से बात को, कि राम के जीवन में चुनौतियां हैं, ये बात उनको दिख रही थी। और एक राजा के सामने तो चुनौतियां होती ही है, इसमें कौन सी नई बात है? जी।
समझ रहे हो बात को? जी। यस सर। भाई एक राजा के जीवन में चुनौतियां हैं और इस वर्ष से आरंभ होने वाली है। हम्म, तो भाई राजन कहेंगे भाई राजा के जीवन में तो चुनौती होगी होगी, इसमें कौन सी नई बात है। उनको ये थोड़ी ना पता था कि चुनौती इस तरह की होगी। जी। तो ज्योतिष ये बताता है कि आपके जीवन में चुनौती है, ये नहीं बताएगा कि ये चुनौती है। समझ रहे हो बात को? जी। भगवान राम के जीवन के संदर्भ में कहा जाता है वाल्मीकि जी ने पहले रामायण लिख दी थी। समझना बात को, पहले रामायण लिख दी थी। तो क्या वाल्मीकि रामायण के अंदर जो लिखा गया होगा वो बिल्कुल वही होगा जो राम के जीवन में हुआ है? कभी नहीं हो सकता। कृष्ण के जन्म से पहले क्या भविष्यवाणी नहीं हुई थी कि दे तू क्या प्रसन्न हो रहा है, देव की क्या 8वीं संतान तेरा वध करेगी? नहीं हुई थी भविष्यवाणी? हम्म, कल की आएंगे, कल की पुराण नहीं है, जी। भविष्यवाणी का नहीं है। जी। तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा युग था जब किसी अवतार के आने से पहले बात नहीं कही गई हो? लेकिन सिर्फ संकेत होता है, जैसे कल्कि का संकेत है, भगवान कृष्ण के जन्म का संकेत था, भगवान राम का भी संकेत था। हम्म, ऐसा कभी नहीं होता कि पहले से ही लिख दिया जाए एक एक चीज को कि हाँ देखो ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ना। हाँ इतना जरूर कहा जाता है कि उनका पूरा चरित्र पूरा जीवन लिखा जाता है और उनके जीवन के बाद वो समाज के सामने रखा जाता है। जैसे जैसे वो अपना जीवन जी रहे होते हैं महापुरुष परमात्मा भगवान, वैसे वैसे उनका पुराण लिखा जाता है और उनके बाद समाज के सामने रखा जाता है। तो जब राम ने अपना पूरा जीवन जिया होगा, जब वो सरयू में समाधि उन्होंने ले ली होगी, उसके बाद उनके पुराण को दुनिया के सामने रामायण के रूप में जरूर रखा गया होगा। लेकिन संकेत पहले से पता होगा कि हाँ दशरथ के यहाँ पर कोई अवतार जन्म लेंगे जो इस धरा को पाप से मुक्त कराएंगे, ये पहले से ही पता होगा। कृष्ण के बारे में पहले से पता था, कल्कि के बारे में पहले से पता है। अगर होता तो लिखा जाता ना, फिर इस एड्रेस पे इस पिन कोड नंबर पर इस पते पर मिलेंगे, ये डेट ऑफ बर्थ होगी, ये एड्रेस होगा, ये आधार कार्ड नंबर होगा, लिख देते फिर। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। ईश्वर अपने ही विधान को कभी तोड़ता नहीं है, कभी नहीं तोड़ता। ऐसे ही ऊपर वाले ने इतना शानदार मैकेनिज्म बना रखा है, ये अनंत काल के लिए मैकेनिज्म काम करता रहेगा, इसमें कहीं कोई सोचने वाली बात नहीं है। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रही है। तो अभी उसका रिसर्च है कि जो हमारे नी ट्रांसप्लांट होते हैं ना, तो इसमें जो रॉड वगैरह लगती है ना, जो घुटना वगैरह लगा देते हैं मेटल वगैरह का, तो ये क्या करता है, कुछ लोगों में बहुत जल्दी इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, तो जिसकी वजह से दोबारा से सर्जरी करनी पड़ जाती है, कई मामलों में तो पैर काटना तक पड़ जाता है, क्योंकि उस मेटल के आसपास माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं और वो रेजिस्टेंट होकर के और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो अभी वो किसी ऐसे मेटल पर काम कर रहे हैं जो इसके अंदर कारगर साबित हो। ठीक है। तो मेरे को बता रही थी वो अभी यहाँ प्रोग्राम था हैदराबाद के अंदर भी, तो ऑल ओवर वर्ल्ड से 30 लोग उस प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए थे, इसमें से एक वो भी है। तो जर्मनी से टोटल 4 लोग सेलेक्ट हुए थे, उसमें एक वो भी है। और यहाँ 30 लोगों में से एक मतलब आप ये देख लीजिए कि जर्मनी गवर्नमेंट और भारत सरकार दोनों ने मिलकर के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था माइक्रोबायोलॉजी और उसके साइंस के रिसर्च के फील्ड के लिए। तो उसमें भी उसको प्राइज मिला था। वो फर्स्ट आई थी वो उसमें, उसके जिस कॉन्सेप्ट पर वो काम कर रही है उससे रिलेटेड उस बात पर। तो मेरे को कह रही थी कि पापा ऐसे ऐसे हमारी बात है और ऐसे ऐसे हमारी रिसर्च चल रही है। तो मैंने उसको सिर्फ इतना सा कहा, मैंने कहा बेटा एक काम करना,
उस मेटल पर काम करना जिस मेटल का कलर ब्लैक हो। और ब्लैक कलर का अगर मेटल होगा और उस पर अगर आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स मोर देन 100% ज्यादा, मतलब 1000% ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू अदर मेटल पर। तो उसने एक सेकंड में उसके माइंड में क्लिक हुआ, बोले पापा यू आर राइट, हम अभी जिस मेटल पर काम कर रहे हैं वो डार्क मेटल है, यानी ब्लैक कलर है उसका, और उस पर इतने शानदार रिजल्ट आ रहे हैं ना। हमने बहुत सारे मेटल पर ट्राई किया लेकिन वहां रिजल्ट नहीं है, लेकिन ब्लैक वाले इस पर हम काम कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट बहुत है। स्टार्टिंग में हमारी जो पूरी टीम थी वो उस पर ब्लैक पर एग्री नहीं थी, लेकिन जब हमने किया तो उसके रिजल्ट बहुत शानदार आ रहे हैं। मैंने कहा बेटा जानते हो इसका मतलब क्या होता है? ये सनातन का रहस्य है जो मैं तुमको बताता हूँ। ब्लैक कलर जो होता है ना, एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है अपने अंदर, और उसमें इतनी जबरदस्त क्षमता होती है कि उसके अंदर कोई भी चीज दोबारा से डेवलप नहीं हो सकती है। इसी कारण से ब्रह्मांड के अंदर भी जब कोई तारा मरता है तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। वो ब्लैक होल ब्रह्मांड में दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि उस पूरे ग्रह को अपने अंदर, उसकी ऊर्जाओं को अपने अंदर शोषित कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। और एक सर्टेन टाइम के बाद में, कुछ लाखों साल बाद या कुछ करोड़ साल बाद, उसी एनर्जी को नए फॉर्म में कन्वर्ट करके वो उसी से एक नया तारा बना देती है। ये प्रोसेस है ब्रह्मांड के अंदर ब्लैक होल का। और मैंने कहा ब्लैक होल, ब्लैक कलर के संदर्भ में 3 तरह की थ्योरी बताता हूं जो देखना समझना बात को। हम गर्मियों में काले कपड़े पहनते हैं तो कहते हैं नहीं पहनना चाहिए, गर्मी ज्यादा लगेगी, राइट? यस सर। फिर हीट अब्जॉर्ब करता है। लगाते हो, काला चश्मा क्यों लगाते हो? आंखों को तो गर्मी फिर बढ़नी चाहिए ना। यस सर। धूप में तुम काला चश्मा लगाते हैं और कहते हैं काला कपड़ा मत पहनो, वो हीट अब्जॉर्बर है, चश्मा नहीं है। कॉन्टैक्ट रे। हम कहेंगे नहीं सब वो तो जो है रिफ्लेक्ट कर देता है। तो क्या ब्लैक से अंदर किरणें आती नहीं है? हीट ऑब्जर्व करता है वो। कपड़ा भी करेगा, कपड़ा भी करेगा, लेकिन इतना समझते हैं कि हीट ऑब्जर्व करता है वो, कपड़ा हमारे तन से बिल्कुल अटैच होता है, इसीलिए जब वो हीट ऑब्जर्व करता है तो क्या होता है, हमारे स्किन के बिल्कुल टच में नजदीक होने के कारण से हमें जलन महसूस होती है। अगर उसी काले कपड़े को थोड़ा सा आप आगे रख दोगे, डिस्टेंस बना दोगे, अपने शरीर के से थोड़ी सी दूरी बना दोगे, आपको गर्मी नहीं लगेगी बल्कि ठंडक महसूस होगी। मतलब सर जिस टेम्परेचर। सर जैसे घर में भी हम लोग कर्टन्स लगाते हैं, ब्लैकआउट कर्टन्स लगाते हैं ना, कि ताकि रोशनी पूरी ना आए। अब इस बात को समझिए कि अगर किसी का हाई बीपी है, बीपी हाई हो गया है, आप इन पॉइंट्स पर 5 उंगलियों में 10 उंगलियों के अंदर आप ब्लैक कलर लगा दीजिए स्केच कलर से, और नहीं तो काजल लगा लो, किसी भी तरह का ब्लैक कलर लगा दो, हाई बीपी है आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। आपका लो बीपी है, रेड कलर लगा लो। तो ब्लैक कलर हीट को अपने अंदर समेट रहा है, उसमें वो ताकत है। ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आप अपने एक्सपेरिमेंट में लो, ब्लैक कलर के मेटल पर आप एक्सपेरिमेंट करो, आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे। वो कहते हैं यस पापा हम जिस पे कर रहे हैं वो ब्लैक कलर ही है। अब सोचिए कहाँ हमारा ज्योतिष का एक सिद्धांत, कहाँ हमारा सनातन का एक सिद्धांत कितने बड़े बड़े आविष्कारों को कर सकता है। सोचिए जो टेक्नोलॉजी आएगी 2-5 साल में, अभी तो उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, फिर उसके प्रैक्टिकल होंगे, फिर उसके ऊपर पेटेंट होगा, फिर वो इलाज में शामिल होगा, फिर घर घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नी की प्रॉब्लम है नी रिप्लेसमेंट की, उसमें वो नई एक टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अभी उस पर काम में 2-4 साल 5 साल लगेगा, लेकिन उस हाई लेवल की रिसर्च पर भी एक छोटा सा फॉर्मूला, बेटा काला कलर है, अगर कोई बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर डेवलप हो रहा है, ब्लैक कलर होगा वो डेवलप नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो शनि का रंग काला है, इसीलिए तो न्यायाधीश ब्लैक कोट पहनते हैं। वो किसी की ऊर्जा के प्रभाव में नहीं है, वो
ये सिद्धांत है ज्योतिष। काले रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता, ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है, ये सनातन का सिद्धांत है।